हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, आपकी फेवरेट 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंदर हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। एंड बिलीव मी, इस बार ये हम सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे। आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, राइट, बट ये चीजें आपकी डुप्लीकेशन ना हो जाए, डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट्स ना हो जाए। अभी बहुत सारी मैगजीन्स आएंगी, राइट, करंट अफेयर्स, पूरे एक साल के करंट अफेयर्स की, तो उनमें से सारी चीजें हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। डोंट वरी, सारे न्यूज़पेपर छान मारेंगे, सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ाएंगे इस बार। तो प्लीज बिलीव मी एंड हैव फेथ इन दिस करंट अफेयर्स। और इन वीडियोस को आप डेली का देखा करिए और इनके बेसिस पे आप अपने नोट्स बनाए करंट अफेयर्स के, और दिस विल बी द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी सीएससी 2026 करंट अफेयर्स, राइट। तो ये टॉपिक्स आज हम इसके अंदर कवर करेंगे। आइए हम पहले पढ़ते हैं शक्सिगम वैली। अभी शक्सिगम वैली अचानक से न्यूज में क्यों आ गई है? देखिए, शक्सिगम वैली जो है के ऊपर चाइना अभी सी पैक कॉरिडोर के अंतर्गत कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब ये कंस्ट्रक्शन जो है, भारत इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन बता रहा है। भारत कह रहा है कि शक्सिगम वैली इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी, हमारी टेरिटरी का इंटीग्रल पार्ट है, और चाइना जो भी इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है दैट आर कंसिडर्ड एज इलीगल। तो हमारी आर्मी ने भी इसको अपोज करा है, और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि शक्सिगम वैली पे कोई भी कंस्ट्रक्शन जो होगा दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए लीगल कंस्ट्रक्शन। जबकि चाइना, मजे की बात यह है कि चाइना का भी इसके ऊपर जवाब आ गया है, और चाइना कह रही है कि देखो ये तो फुली चाइनीज है, शक्सिगम वैली हमारी है, इंडिया की है नहीं। तो आखिर बात क्या है, और पाकिस्तान इसके बीच में, इस इशू के बीच में क्यों आया है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो देखो, इंडिया रिजेक्टेड चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज इन द शक्सिगम वैली, termed project under the China Pakistan economic corridor is illegal and invalid and asserted that the valley is inseparable part of the इंडिया का inseparable part है, एक अनएलिनेबल पार्ट ये है भारत का, राइट। अब ये एक्चुअली इशू क्या है, तो इशू को समझने के लिए हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में भारत की इंडिपेंडेंस होती है, और उस वक्त भारत के अंदर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट होती है। तो प्रिंसली स्टेट के पास ये ऑप्शन होता है, या तो भारत ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। तो ये जो प्रिंसली स्टेट आपको दिख रही है, ये जो एरिया दिख रहा है, दैट वाज ए प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के प्रिंसली स्टेट को उस वक्त हरी सिंह डोगरा, ठीक है, डोगरा डायनेस्टी के जो थे हरी सिंह डोगरा, वो इसको एक तरह से रूल कर रहे थे। तो अभी ये बहुत डाइसी है कि पाकिस्तान के साथ जाए कि भारत के साथ जाए, राइट। इतने ही डाइसी थे ये। इतने में क्या होता है, पाकिस्तान इसके ऊपर अटैक कर देता है, अपनी फितरत से बाहर नहीं आता। पाकिस्तान सोचता है पहले मैं इसके ऊपर अटैक कर देता हूँ, और कबालीज जो होते हैं, ट्राइबल पीपल, उनको भेजता है बैक्ड बाय द आर्मी, और वो लोग आकर यहाँ पर अंदर घुस जाते हैं। और अभी तक हरी सिंह डोगरा को समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूँ, राइट। और उसको लगता है कि धीरे धीरे श्रीनगर जो होगा ये कैप्चर कर लेंगे। फिर ये हरी सिंह डोगरा क्या करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमें बचाई लो। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं भाई तुम हमारे अंदर आ जाओ पहले, है ना, एक आप एक तरह से एसेशन का जो होता है वो साइन कर लो एग्रीमेंट, फिर हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो एसेशन का एग्रीमेंट साइन होता है, सेशन होता है इसका कश्मीर का भारत के अंदर, और फिर भारत अपनी फोर्सेस भेजता है, और दोनों लड़ाई करते हैं। 1947 और 1948 के अंदर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन जो होता है एक पीस ट्रीटी साइन करवाता है, जिसके अंदर बोला जाता है कि जिसकी मिलिट्री जहां है वहीं रुक जाए, और इस लाइन को एक तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल एक इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब एक कंट्रोवर्शियल बॉर्डर बन जाती है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि ये जो है, ये लाइन जो है दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो हैगा, इधर का पाकिस्तान चुपचाप बैठा रहे, इधर इंडिया चुपचाप बैठा रहे, राइट। इस तरह से यहाँ पर बोलते हैं। तो इंडिया बोलते हैं कि दिस इज अवर इंटीग्रल पार्ट, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज कश्मीर के राजा ने हमसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करा था, पाकिस्तान से नहीं करा था। जबकि पाकिस्तान ने कह रखा है कि ये हमने हमने भारत ने पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसको कैप्चर कर रखा है। अब यही सब चल रहा है। इतने में 1962 का वार होता है, और चाइना ये वाला एरिया भी हमारा ले जाता है। तो मतलब ये पूरा कश्मीर हमारा है, बिकॉज हरी सिंह डोगरा ने हमसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करा था। पर आधा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास है, और कुछ हद तक कश्मीर जो है वो 1962 वार के अंदर किसके पास चला गया था, चाइना के पास। अब ये तो बात हुई कि भाई बॉर्डर का पूरा मैंने आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करा दिया। और ये जो लाइन है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वाली लाइन जो है उसको अपन लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अब इसमें भी बहुत है, एक सियाचिन ग्लेशियर वाला कॉन्सेप्ट है, वो अपन किसी और वीडियो के अंदर आपको समझा देंगे। अब देखो, मतलब ये वाला जो एरिया है इस पे हम क्लेम करते हैं, ऑब्वियसली हमारा ही क्लेम है, बिकॉज हरी सिंह डोगरा ने पाकिस्तान के साथ तो एग्रीमेंट साइन नहीं करा था, हमारे साथ ही करा था। इसका एक पार्ट जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक हाइट्स है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शक्सगम वैली। ये 1963 में पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट कर देता है, ले भाई मेरी तरफ से गिफ्ट।
मेरा भाई है, मैं तेरे को गिफ्ट दे देता हूँ। और ये जो चीज है, इसके कारण ये कहता है चाइना कि ये हमारा एक इंटीग्रल और इंसेपरेबल पार्ट है, हमको तो गिफ्ट दिया है पाकिस्तान ने। हमने कहा कि भाई पाकिस्तान कौन होता है तुम्हें गिफ्ट देने वाला? पाकिस्तान हमारी टेरिटरी को कब्जा कर बैठा है, उसमें से कुछ भी देगा तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। तो टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दी गई थी 1960 के अंदर, और दिस टेरिटरी नोन एज शक्शगम वैली। अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस तरह से पास हो रहा है। शक्शगम वैली के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहे हैं। इसलिए भारत का एक स्टेटमेंट है कि शक्शगम वैली के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं दैट आर नॉट अलाउड। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, शक्शगम वैली इज ए हाई एल्टीट्यूड स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन ईस्टर्न काराकोरम माउंटेन रेंज। इट लाइज साउथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। अब ये पूछा जा सकता है शक्शगम वैली न्यूज में ना, तो दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर के अगर हम देखेंगे तो साउथ के अंदर सियाचिन, नॉर्थ के अंदर सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ के अंदर ये है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये पूछ सकते हैं नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर या फिर साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, तो नॉर्थ में ये आपको इसके अंदर याद रखना है। और पाकिस्तान के अंदर अभी ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन है दैट इज नोन एज हुंजा गिलगिट रीजन। ये देखो गिलगिट रीजन है ना ये, तो हुंजा गिलगिट रीजन के अंदर ये आता था, और शक्शगम वैली को पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया। Prior to 1947, the region formed an integral part of the princely state of the Jammu Kashmir under suzerainty of British India. Following the partition of India and 1947-48 का conflict जो हुआ था, Pakistan came into the illegal occupation of the portion of the formerly princely state, now referred to as the Pakistan occupied Kashmir, है ना? और this occupation include areas north of the Karakoram range. काराकोरम रेंज जो है उसके नॉर्थ के अंदर ये वाला एरिया आता है। तो नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर के भी नॉर्थ में, और काराकोरम रेंज के भी नॉर्थ के अंदर शक्शगम वैली। तो in 1963 Pakistan signed the Sino-Pakistan Border Boundary Agreement with China, under which it ceded approximately 5180 square kilometer of territory into Shakshgam Valley, also known as Trans-Karakoram Tract, to China. This area lies north of the Karakoram and was historically administered as a part of the Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir का एक तरह से पार्ट माना जाता है। इंडिया has consistently rejected 1963 agreement as illegal and void. हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने दे दिया तुम्हें और तुमने ले लिया भाई, तो इससे थोड़ा ना कोई एरिया, मान लो आपका कोई जमीन किसी ने कब्जा रखा और वो किसी और को बेच दे, तो आप उसको ऐसा थोड़ी ना मानोगे कि ये इस पर्सन की हो गई। राइट, अब ये पर्सन बोल रहा है ये तो हमारी फुल्ली हमारी है, तो दैट इज नॉट राइट। So India's position is that Pakistan, being only occupying power in the part of Jammu and Kashmir, has no legal authority. कोई legal authority नहीं है कि वो किसी को देता फिरे हमारा, ठीक है, हमारा एरिया। India maintains that entire territory of Jammu and Kashmir, including Ladakh and Shakshgam Valley, is an integral part of the India, and any third party arrangement or agreements concerning it have no legal validity. उसकी कोई legal नहीं होगी, और ये चीज भारत कई बार बता चुका है, बार बार बता चुका है। राइट, चलिए सेकंड जो टॉपिक है हमारा दैट इज इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। ये क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। राइट, ये जो है एक बॉडी है ICI, और ये एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करती है। अभी नवंबर के महीने में ये रिपोर्ट निकली है, स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2025। अब स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2025 क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा ये रिलीज करी जाती है, और इस रिपोर्ट के अंदर आइस शीट्स, ग्लेशियर्स एज वेल एज पोलर ओशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, और परमाफ्रॉस्ट रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। इनके क्या हाल है भाई, ग्लेशियर्स कितने पिघल रहे हैं, कितने सही हैं, पोलर ओशंस कैसे हैं, आइस शीट कैसा है, परमाफ्रॉस्ट रीजन किस तरह से, ये इसके अंदर देखा जाता है। तो रिलीज बाय द इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, the report highlight the status and the impact of the changes in the 5 key component of the cryosphere। ठीक है, ये जो क्रायोस्फीयर होता है उसके 5 कंपोनेंट होते हैं, इनके बारे में बातचीत होती है वर्ल्ड के अंदर ये 5। तो क्रायोस्फीयर क्या होता है? क्रायो का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा, दैट इज नोन एज क्रायो, है ना, इतना ठंडा कि आंसू निकल गए, क्राय करने लग गए तो। राइट, स्फीयर का मतलब क्या होता है कि जहां पर इतना ठंडा पड़ रहा है उसको क्रायोस्फीयर बोलते हैं। और क्रायोस्फीयर को ऐसा बोलते हैं कि जो कि एंटायर टाइम पीरियड के अंदर आइस और स्नो से कवर रहता है। राइट, अब इसके बहुत सारी क्रायोस्फीयर तरह तरह के होते हैं, जैसे आइस शीट होता है, सी आइस, ग्लेशियर, स्नो,
परमाफ्रॉस्ट, ये सारे के सारे क्रायोस्फीयर बनाते हैं। तो क्रायोस्फीयर इज अ टर्म फॉर द रीजन of our globe which are covered in the ice and the snow either seasonally or year round. Together these regions cover more than 15% of the earth surface. 15% अर्थ सरफेस के ऊपर ये रहते हैं। तो देखो, glaciers formed due to the accumulation of the snow over the century of the millennia served as a critical indicator of the climate change and the global warming. So when snow layers accumulate, they trap information about the climate of their time. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रायोस्फीयर, कि जैसे मान लो यहाँ पे अभी बर्फ नहीं पड़ी, राइट? अब यहाँ पर एक फॉसिल रह गया, फॉसिल था, राइट, है ना, कोई मर गया था यहाँ पे जानवर, अब उसके ऊपर बर्फ 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 आ गई, और ऐसे बर्फ बनता 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 बहुत ज्यादा बर्फ यहाँ पर बना। अब कभी क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बर्फ पिघलेगी 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 हजारों लाखों सालों बाद, और ये पिघल पिघल कर लास्ट के अंदर हमको ये फॉसिल मिल जाएगा। तो बहुत पुराना फॉसिल क्रायोस्फीयर के अंदर मिल जाता है, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to study the cryospheres. So when the snow layer accumulate, they trap the information about the climate of their time, including temperature, air bubbles, dust particle. ये सब चीजें इसके अंदर ये देखी जाती है। और this historical information about changing climate condition is preserved in the ice sheet and the glacier and can be analyzed using ice coring techniques. Hence the thawing of the permafrost. Thawing of the permafrost का मतलब क्या है? permafrost के अंदर से बर्फ पिघलने के कारण बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज भी यहाँ से रिलीज होती हैं, जैसे मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है इनटू एटमॉस्फेयर, एक्सेलरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा रहता है, राइट? तो these elements are primarily found in the polar regions, high altitude. Permafrost is the surface which remains frozen for at least, अच्छा, परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट ऐसी सरफेस होती है जो कि बहुत लंबे समय तक, मतलब 2 साल तक, जो कि कंटिन्यूसली स्नो के अंदर है, दैट इज नोन एज परमाफ्रॉस्ट। द क्रायोस्फीयर प्ले क्रूशियल रोल इन द अर्थ क्लाइमेट एंड वाटर सिस्टम। इट एक्ट एज ए बफर स्टोर ऑफ द वाटर एंड प्रोवाइड्स क्रूशियल वाटर रिसोर्स व्हेन पेरेनियल रिसोर्सेज रन ड्राई एंड द वाटर अवेलेबिलिटी इज लो। समझ में आ गया होगा? ठीक है, क्रायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो ये पिघल कर पानी यहाँ से आता है, तो लोगों को जिंदा रखने के लिए इसका पानी बड़ा इंपॉर्टेंट। स्नो विद हाई एल्बिडो, अब ये सारा का सारा क्रायोस्फीयर का हम इसके अंदर आपको चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या क्रायोस्फीयर का इंपॉर्टेंस है। स्नो जो होता है वो क्या करता है? उसका हाई एल्बिडो होता है, मतलब जो भी सनरेज आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है ना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो 90% सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि अर्थ टेम्परेचर को रेगुलेट करने के काम आता है। तो दैट्स व्हाई आल्सो क्रायोस्फीयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। They are clear indicator of the climate change, and ice loss from these regions bring increased risk of ecosystem and human community on a global scale. Already by 1990s, it had become abundantly clear that rising temperature from CO2 emissions are causing portion of the cryosphere to shrink dramatically, है ना? क्रायोस्फीयर का पोर्शन श्रिंक हो रहा है ड्रामेटिकली। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज पेरिस क्लब। पेरिस क्लब क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी इसके अंदर घाना ने लैंडमार्क डेट रिलीफ डील जो है वो फ्रांस के साथ साइन करी है, और पेरिस क्लब फ्रेमवर्क के अंदर करी है। अब पेरिस क्लब क्या होता है ये अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डील से हमें इतना मतलब नहीं है, पेरिस क्लब कभी पूछा जा सकता है। तो देखो, पेरिस मतलब रईसों का क्लब, है ना? आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ही पैसा होता है ना, और वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को उधार दे देते हैं, राइट, कि भाई लो तुमको हम उधार दे देते हैं। तो इनके बीच में एक स्ट्रीमलाइन कांटेक्ट बना रहे हैं, आपस के अंदर कम्युनिकेशन ठीक रहे, इसके लिए एक क्लब बना हुआ है। इनको कोई भी दिक्कत हो तो ये भाई साहूकार से बात कर सके, राइट? तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। अब यहाँ पर ये लोग नहीं है, यहाँ पर ये नेशन है। जैसे बड़े बड़े नेशन जो कि वेल्दी नेशन है, जो लोन देते हैं, तो उन्होंने अपने एक तरह से लेंडर्स के लिए, ठीक है, जिनको वो लैंड कर रहे हैं लोन्स, उनके लिए एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, दैट इज नोन एज पेरिस क्लब। दिस इज ए इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ द ऑफिशियल क्रेडिटर्स। जो ऑफिशियल क्रेडिटर नेशंस होते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, इनके पास पैसा बहुत है, यूएसए हो गया, ये लोग क्या है, क्लब बनाकर बैठे हैं, और ये जो पैसा होता है इसको देते हैं दूसरी कंट्रीज को, ये देते हैं जो कि डिफिकल्ट सिनेरियो के अंदर है। So it is an informal group of official creditors. Role is to find, coordinate and sustainable solution to payment difficulties experienced by the debtor countries. उनको अगर मान लो पेमेंट के अंदर डिफिकल्टीज हो रही है तो उसके लिए ये क्लब बनाया गया है। The origin of Paris Club date back 1950s.
अब इसके अंदर देखो सारे के सारे रईस आदमी है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील। इंडिया है क्या? इंडिया तो नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना रईस नहीं है रईसों का ग्रुप है, मनी लेंडर्स का, मनी लेंडर्स ऑफ वर्ल्ड, राइट। इन्होंने एक तरह से एक ग्रुप बना रखा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज पंखुड़ी। पंखुड़ी इनिशिएटिव यहाँ पर इसके अंदर पढ़ते हैं। पंखुड़ी प्लेटफॉर्म क्या है और पंखुड़ी पोर्टल क्या है, ये अपन इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है पंखुड़ी। अब पंखुड़ी क्या है ये समझो। सबसे पहले आपको ये समझना है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। देखो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जो बहुत कुछ कमाते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारा पैसा, ये मोटा मोटा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अब इनसे बोला जाता है कि भाई देखो तुम्हारी भी कुछ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज तुमको खर्च करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी की जमीनें लेकर के ऊपर तुम इंडस्ट्री बनाते हो, वहां के लोगों को यूज करते हो और ये करते हो, तो तुम्हारी भी इतना मोटा पेट हो चुका है, उसमें से कुछ जो कंट्रीब्यूशन तुमको करना चाहिए सोसाइटी के लिए करना चाहिए, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और उसी के अंदर वीमेन के इश्यूज भी इसके अंदर होते हैं कि वीमेन के लिए भी आप इसके अंदर इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज ए मैंडेटरी कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट सोशल। तो वीमेन इश्यूज से रिलेटेड जो कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज होती है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, दैट प्लेटफॉर्म नोन इज पंखुड़ी प्लेटफॉर्म, राइट। तो पंखुड़ी प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, a portal designed to bring those individual NRIs, NGOs and corporates involved in the corporate social responsibility at a common platform where they are aligned toward the activities focusing nutrition, health, education, child welfare, women safety programs, इस तरह से। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो होता है वो जाता है, यहाँ पर देखता है कि भाई क्या क्या डिमांड है, क्या क्या इसके अंदर CSR एक्टिविटीज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे उससे रिलेटेड NGOs भी होती है, तो आप यहाँ पर एक प्रोग्राम उठाकर और NGO से बात करके ये प्रोग्राम क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, आपकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो पंखड़ी, इट इज एन इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो डिजिटल portal launched to facilitate corporate social responsibility and partnership initiatives for the women and child development. Inspired by the vision of technology driven governance and Jan Bhagidari, Pankhudi act as a bridge between the government, citizen, institutions, जिससे कि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन और ट्रस्ट जो होगा यहाँ पर मेंटेन हो। तो सीधी सी बात है, CSR एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वीमेन से रिलेटेड CSR एक्टिविटीज को एक तरह से यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया। अब जैसे मान लो अंबानी भाई साहब है, ठीक है, उसने बहुत पैसा कमाया है, तो उसके पैसे का 2% है ना। अब हम पूरा इसको नहीं बता रहे, 2% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, उसका जो 2% प्रॉफिट होता है वो उसको देना होता है। कहाँ पर? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में। और ऐसी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वीमेन से रिलेटेड भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट, पैसा। तो रजिस्टर्ड योरसेल्फ, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पंखुड़ी प्लेटफॉर्म और पोर्टल एज ए कंट्रीब्यूटर। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, सर्च रिक्वेस्ट रेज बाय द AWC CCI, है ना, इनसे कोई इन्होंने कोई रिक्वेस्ट डाल रखी है कि भाई ये काम करना है हमें, तो उसके अंदर से इंटरेस्ट दिखाना होगा आपको, कंफर्मेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टिसिपेंट्स और कंफर्मेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह से आपको उसके अंदर देखना होगा। तो इट ब्रिंग्स टुगेदर इंडिविजुअल, NRI, NGO, CSR contributors, corporate entities and government agency on a common digital interface to streamline voluntary and institutional contribution, right? पोर्टल कवर्स की थीमेटिक एरिया, बहुत सारे थीमेटिक एरिया है जिसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज आल्सो देयर, चाइल्ड वेलफेयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, वीमेंस सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, ये सब चीजें इसके अंदर है। Contribution through the portal, contributors can register, identify initiatives, submit proposals and track approvals and project progress, enhance coordination, monitoring and accountability, ये सब चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये रोल, राइट। So I hope this is clear to everyone and that's all for today's class. Thank you so much for listening me so kindly and believe me सब कुछ complete होगा पर तरीके से होगा, राइट, है ना। एक टाइम पीरियड उसका अंदर लगता है, वो टाइम पीरियड तो लगेगा ही। 100+ वीडियोस के अंदर होंगे, आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा बाद में, तो अभी से आप एक एक वीडियो देखकर कंप्लीट करते जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।